नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एंड शो में। और ये चार्ट वाला वीकली शो है कि चार्ट के जरिए हम लोग ये समझेंगे कि नेक्स्ट वीक मार्केट में क्या तस्वीर उभरती हुई दिख रही है और किस तरह से आप अपनी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी बनाएं। लास्ट वीक हमने देखा काफी उथल पुथल रही मार्केट में, करेंसी में बहुत उथल पुथल रही, चांदी में गजब की तेजी थी। तो पूरा हफ्ता हमने देखा कि काफी उठापटक हुई और थर्सडे को एक स्टेटमेंट की वजह से मार्केट में एक रिकवरी देखने को मिली और फ्राइडे को रिकवरी कंटिन्यू रही। लेकिन इससे पैटर्न क्या बदला, चार्ट में क्या बदला, जिससे आप नेक्स्ट वीक की अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, इसे भी हम बातचीत करेंगे। और हमारे मेहमान हमेशा की तरह सर्वेंद्र जी हैं। सर्वेंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत सर्वेंद्र नमस्कार नीरज जी, जी। ये जो हुआ पिछले हफ्ते, जी कई सारे चार्ट हमने देखे ऊपर नीचे हुए होंगे, क्योंकि शुरू के 3 दिन गड़बड़ था, फिर आखिरी के 2 दिन ठीक ठाक हुआ कुछ कुछ। यूएस में तो बम्पर तेजी बनी रही है। मजेदार बात यह है कि सब कुछ चल रहा है, सोना भी चल रहा है, चांदी भी चल रही है, मार्केट भी चल रहा है, करेंसी भी चल रही, बॉन्ड भी चल रहे हैं। मतलब सब तेजी में है, पूरी दुनिया में हर एसेट क्लास में तेजी है। मकान खरीदने जाओ जी तो वो भी तेजी में है। तो ये क्या हो रहा है भाई, वो क्या बहुत बड़ा यूफोरिया आने वाला है क्या? देखिए, अब आप जब रेट कट कर देंगे और बाजार को जो चाहिए वो दे देंगे तो बाजार थोड़ा तो जश्न मनाएगा। बट हम्म। देखिए, हमेशा थोड़ा सा अपना आगे का भी क्लैरिटी रखना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि हमेशा रेट कट के साथ जो ब्रेकआउट्स हुए हैं वो टिक भी जाएं। तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि रेट कट्स हो क्यों रहे हैं, कारण क्या है। अंदर कुछ सुगबुगाहट है, कुछ सेंट्रल बैंकर्स को दिख रहा है, इसलिए वो लोग थोड़ा सा लूज मॉनेटरी पॉलिसी लेके चल रहे हैं। बट ये कोई हमेशा लॉन्ग टर्म में अच्छा संकेत नहीं है। देखिए, 2007 में भी तकरीबन तकरीबन यही ट्रेजेक्टरी हुई थी। एग्जैक्टली यही तीन रेट साइकिल्स में 2007 में भी आई थिंक 25 बेसिस पॉइंट्स के करीब वहां पे भी तीनों तीनों रेट कट्स आए थे 2007 में भी, और 2025 में भी तकरीबन सेम डेट सेम ट्रेजेक्टरी। आप देखेंगे तो पॉलिसी की डेट्स भी एक दो दिन आगे पीछे ही हैं, तकरीबन तकरीबन सेम डेट्स पे 2007 में भी तीनों पॉलिसीज की मीटिंग हुई थी और अनाउंसमेंट हुए थे, और 2025 में भी। तो समानताएं तो हैं। और फिर हमको मालूम है कि इनिशियली तो बाजार चीयर अप करता है, 2-3 रेट कट होते हैं, बाजार को अच्छा लगता है, बाजार चलता है। बट जब सच्चाई उजागर होती है या जब लोगों को समझ में आता है कि भाई रियल सच्चाई क्या है, और जब वो उजागर होती है तो उसके बाद फिर बाजार 2008 में फिर गिरा भी था, जब लोगों को समझ में आया कि अंडरलाइन कुछ प्रॉब्लम है। तो आई थिंक वैसा कुछ है, रिपीट नहीं है, वो तो अब समय आगे बताएगा। बट सारे सेटअप्स तो ऑलमोस्ट वही बनते जा रहे हैं कि भाई देखिए, यहाँ से सतर्क रहने की तो बात है। और ग्लोबल मार्केट्स तो छोड़िए, डाउ थोड़ा चल रहा है क्योंकि डॉलर थोड़ा वीक हुआ है, तो उस वजह से वहां आपको स्ट्रेंथ दिख रही है डाउ में, और डाउ ने नया हाई भी एक बना लिया। बट कोई हम्म। बहुत ज्यादा मैं अभी इनमें रीड नहीं कर रहा हूँ ग्लोबली। हम्म। बारिंग अपार्ट यूएस में, यस, मैं मानता हूँ कि हफ्ता 10 दिन और कहीं अगर कुछ समीकरण बन रहे हैं तो हो सकता है तेजी। बट हम्म। ओवरऑल लग रहा है कि कुछ आखिरी कुछ चंद हफ्ते दिनों में आई थिंक मोमेंटम जिस तरह से साथ छोड़ रहा है, प्राइस भी कहीं पलटेगा। तो मुझे तो ये है कि वैसे भी मैंने दिसंबर के स्टार्ट में बोला था, दिसंबर के महीने में बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता। अब आप कोशिश यही करेंगे कि आप अलर्ट रहें बस यहाँ से, और टुवर्ड्स जनवरी फर्स्ट वीक या फर्स्ट फोर्टनाइट, पहले हफ्ते 15 दिन में जनवरी में अलर्ट रहें। आई थिंक वहां पे क्रूशल साइकिल्स, टर्न विंडोज या साइकिल्स जिनको हम बोलते हैं, स्पेशली इंडिया के केस में सेंसेक्स निफ्टी पे, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट महीना रहता है जनवरी का। तो वहां थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, और उन दायरों से समझना पड़ेगा कि खाली रेट कट होने से क्या कुछ बहुत बड़ा चेंज हो गया है। मुझे तो नहीं लग रहा है, बट आई थिंक एज टाइम प्रोग्रेसेस आइडिया लग जाएगा क्या हो रहा है। नए अगर ब्रेकआउट होते हैं तो हम भी उनको बिल्कुल प्ले करना चाहेंगे, बट हो नहीं रहे हैं। हम भी 6 हफ्ते से सोच रहे हैं, 7 हफ्ते से हो गए कि ब्रेकआउट हो, लेकिन हम्म। ब्रेकआउट तो नहीं हो रहे। ओके, तो फेड ने रेट कट किया और उसके बाद आप देखिए कि मजबूत रैली बनी है। लेकिन भारत में जैसा सर्वेन करें कि क्या तस्वीर बन रही है, चलिए इसी को समझते हैं। तो ये पहला चार्ट जो है आज हम लोग देखेंगे, निफ्टी 50 इक्वल वेट। जी मैं देख रहा था S&P 500 का इक्वल वेट चार्ट, जो डेली मॉर्निंग जी शो में मैं दिखाता हूं, तो मैंने 2-3 दिन से उसको भी दिखाया। जी इक्वल वेट वहां का जो है आउट परफॉर्म कर रहा है S&P 500 में इनको। जी यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो टॉप 7 स्टॉक हैं या 40 स्टॉक हैं उस 500 में से, जो टेक वाले हैं, पैसा वहां से डाइवर्स होके दूसरी तरफ जा रहा है। लेकिन निफ्टी 50 इक्वल वेट क्या कह रहा है? देखिए, ये बिल्कुल दर्शा रहा है। आई एक थिंक मिनट अगर पहले आप तो ये बताओ कि निफ्टी जी 50 इक्वल वेट होता क्या है?
जी, देखिए इंडेक्स जब बहुत बहुत अच्छा सवाल है ये। इंडेक्स पहले समझना बहुत ज़रूरी है कि निफ्टी कैसा इंडेक्स है, डाउ कैसा इंडेक्स है, एस&पी कैसा इंडेक्स है। तो इंडेक्स 2 तरह के होते हैं, एक मार्केट कैप के हिसाब से वेट दिया जाता है, जो कि एस&पी और निफ्टी और सेंसेक्स भी अब हो गए हैं, बट डाउ प्राइस वेटेड इंडेक्स है। तो एक तो हो गया कि आपने प्राइस के हिसाब से प्राइस वेटेड इंडेक्स कर दिया और आपने उस इंडेक्स को बना लिया, हर स्टॉक के प्राइस के हिसाब से उसको वेट दे दिया और आपने उसको इंडेक्स को फिर डेली कैलकुलेट करना शुरू किया, जहाँ से भी आपने बेस प्राइस रखा होगा या जो फर्स्ट डे कैलकुलेशन का होगा वहां से। बट इक्वल वेट इंडेक्स के केस में क्या होता है, सारे स्टॉक्स को आपने इक्वल वेट दे दिया है, 2-2% आपने सबको इक्वल वेट दे दिया है। निफ्टी के केस में जो निफ्टी के इंडाइसेस हैं उनमें आपको सबको 50 के 50 स्टॉक को 2-2% आपने वेट दे दिया है। तो अब ये नहीं रह गया कि किसी को ज्यादा वेट मिला हुआ है, किसी को कम वेट। जैसे निफ्टी 50 में मान लीजिए रिलायंस को ज्यादा वेट दिया हुआ है, आईटी का वेट है, रिलायंस का वेट है, तो उसमें हैवी वेट्स जो है 5, 7, 8, 10 जो है उनमें उनमें वेट ज्यादा है। टॉप के 10 स्टॉक्स में आपको तकरीबन 50% 60% आपको दिखेगा कि निफ्टी का वेट टॉप 10 स्टॉक्स में ही आ जाता है। वो एनोमली जो है, देखिए उसके भी फायदे नुकसान है, इसके भी फायदे नुकसान है। कोई भी इंडेक्स हर हर कैलकुलेशन में कुछ फायदे और कुछ नुकसान होते हैं। तो उसमें क्या नुकसान है निफ्टी 50 को देखने में, कि आपको टॉप 10 स्टॉक्स का, अगर वो टॉप 10 स्टॉक्स चल रहे हैं तो आपको एक फॉल्स पिक्चर मिल सकती है कि भाई वो आपको निफ्टी नए नए हाई मारते दिखेगा, बट ब्रॉड मार्केट्स या रिमेनिंग 40 स्टॉक्स निफ्टी में चल नहीं रहे होंगे या हो रहे हो साथ में। तो वहां पे आपको एक वो कलर थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड दिख सकता है। इक्वल वेट कर देने में ये हो जाता है कि एटलीस्ट वो पिक्चर आपकी वहां सॉर्टेड हो जाती है और आप सब स्टॉक्स को इक्वल वेट दे देते हैं। बट उसमें क्या होता है कि जो थोड़ा सा मिड कैप वाला स्पेस रहेगा, जो थोड़े कम लिक्विड स्टॉक्स हैं, अगर उनमें मूवमेंट हुआ तो थोड़ा सा कलर चेंज हो सकता है। बट क्योंकि आपने 2% वेट दिया और 50 से उसको डिवाइड किया है, 50 का एवरेज है, तो बहुत ज्यादा इसमें स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपको कम से कम एक बेटर पिक्चर दिखेगी कि क्या सब कुछ साथ में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि सबने साथ में हाई मारा कि नहीं मारा। तो उस एंगल से मुझे लगता है कि इक्वल वेट देख लेने में भी कोई बुराई नहीं है। वैसे तो आप ट्रेडिंग तो उसी पे करेंगे, निफ्टी 50 पे ही ट्रेडिंग हो रही है, सारा कुछ कॉल पुट ऑप्शंस फ्यूचर्स जो भी ट्रेड हो रहा है वो निफ्टी 50 मार्केट कैप इंडेक्स, जो मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स है वो भी फ्री फ्लोट मार्केट कैप इंडेक्स है निफ्टी 50 और सेंसेक्स। तो उनमें आप ट्रेडिंग करते हैं, बट इनको देख लेने में क्या फायदा होता है, आपको जब पिक्चर कभी चेंज होने वाली हो तो थोड़े से पहले से आपको सिग्नल मिल जाएंगे। जैसे कि हमने लास्ट वीक में हमने दिखाया था कि निफ्टी डॉलर इंडेक्स, निफ्टी डॉलेक्स, जहां पे यूएसडी के प्राइस में कैलकुलेट हुआ था, तो वहां आपने देखा कि भाई ऑलरेडी वो इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे है। तो वो एक नजरिया हुआ देखने का कि जब तक सारा बाजार सीक्वेंस में सब कुछ साथ में चल रहा होता है, इट इज सपोज टू बी अ हेल्दी मार्केट। आपका निफ्टी मार्केट कैप इंडेक्स भी नए हाई बनाया, इक्वल वेट भी नए हाई बनाया, डॉलेक्स भी नए हाई बनाए, तीनों साथ में चल रहे हैं, तो आपको मालूम है कि अंडरलाइन ट्रेंड जो है वो बहुत स्ट्रांग है। वहां आपको बहुत क्लैरिटी है कि अंडरलाइन ट्रेंड जो है बहुत स्ट्रांग है। बट यहाँ के केस में आपको दिखेगा कि अब देखेंगे कि निफ्टी डॉलर साथ नहीं चल रहा है, निफ्टी 50 इक्वल वेट ने भी नया हाई नहीं मारा है। तो ये दर्शाने का खाली कारण ये है कि लोगों को समझ में आया कि अब ये जो जो करंट सेटअप है ये बहुत क्रूशियल है। या तो सब कुछ यहां से ब्रेकआउट करे साथ में, जिसको चार्ल्स डाउ साहब ने भी बोला था कि इंडाइसेस द एवरेजेस मस्ट कंफर्म। पूरा बाजार एक दूसरे को कंफर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर ये करेगा तो हेल्दी है, नहीं करेगा तो अनहेल्दी है। तो दोनों लास्ट हफ्ते के चार्ट दिखाने का और इस हफ्ते के चार्ट दिखाने का खाली कारण हमारा यही है कि लोगों को सब फ्लेवर मिले और समझ में आए कि ये ब्रेकआउट्स उतने हेल्दी नहीं दिख रहे हैं एट द मोमेंट, क्योंकि सब कुछ तितर बितर चल रहा है, सीक्वेंस में या साथ में इन टैंडम नहीं चल रहा है। तो इस मकसद से ये दिखाया है कि यहाँ पे भी नया हाई नहीं लगा है। आई थिंक इसके हाईस थे तकरीबन 33,900 के आसपास, 33,950 निफ्टी 50 इक्वल वेट में, और अभी आपका रीडिंग अभी 33,000 चल रहा है। तो अभी भी आई थिंक आप ऊपर से तकरीबन एक 4-5%, 3-4% आप अभी भी ऑल टाइम हाई से यहाँ पे नीचे हैं आप। जी तो यानी पूरा बाजार एक साथ नहीं चल रहा, मोटी बात इसकी ये है। अब आइए जरा निफ्टी 100 इक्वल वेट की, इसकी क्या कहानी भाई? इसकी कहानी देखिए, ये 65% मार्केट इंडिया का मार्केट कैप का आई थिंक 65% मार्केट कैप इसमें रहेगा। इसको इक्वल वेट करने के बाद पिक्चर बिल्कुल क्लियर दिख रही है कि आप अभी भी ऑल टाइम हाइस के कहीं आसपास भी आप नहीं हैं। 35,800 के आसपास कहीं आपके, 35,750, 35,800 के आसपास राउंड फिगर आप मानिए आपके कहीं इस पे हाइस थे, और आप अभी भी 33,500 चल रहे हैं तकरीबन। तो अभी भी आप ऑल टाइम हाइस से काफी नीचे चल रहे हैं, तकरीबन 2200 पॉइंट आप अभी भी नीचे हैं यहाँ पे ऑल टाइम हाइस से। ये काफी क्लियर कट आपको दर्शा रहा है कि इस नए हाई में जो निफ्टी ने एक नया हाई या डबल टॉप रखा है, इसमें वो अंडरलाइंग स्ट्रेंथ नहीं है, वो दम नहीं है,
और ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी कम है। देखिए किसी भी समय कहीं से भी कुछ भी 10-20% मूव्स आ सकते हैं बाजार में, इसीलिए बाजार में अनसर्टेनिटी रहती है। बट आप ये देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर नया हाई मारा तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि ट्रेंड कंटिन्यू रहे या मूव कंटिन्यू रहे। तो उसका मुझे लगता है अगर आप 50-50 से भी जिंदगी में कोई भी शुरुआत करते हैं, यस और नो, ब्रेकआउट होगा कि नहीं होगा, 50-50, तो इसको देखते हुए लगता है कि वो उतना स्ट्रेंथ नहीं है कि ये ब्रेकआउट सस्टेन कर पाए। तो निफ्टी का ब्रेकआउट हुआ भी तो मुझे नहीं लगता कि 23-26-300 से आप 26-500, 26-600 से बहुत ज्यादा ऊपर जाएंगे। ये मैं आज से नहीं बोल रहा हूँ, ये बोलते बोलते मुझे अब ये ब्रेकआउट का 8वां या 10वां हफ्ता चल रहा है, 9वां 10वां हफ्ता चल रहा है, तो 10 हफ्ते से हम कह रहे हैं कि उन दायरों में हम जाएंगे, लेकिन उन दायरों के आसपास भी हम जा नहीं पा रहे हैं, 200 पॉइंट वहां से नीचे ही है। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे लास्ट 2-2.5 महीने से क्लियर है कि बहुत बड़ा ब्रेकआउट नहीं हो पाएगा। वो 1000 पॉइंट की रेंज का ब्रेकआउट हुआ था, डबल टॉप जैसा लग गया है। अब अगर सब कुछ ब्रेकआउट होना है तो आई थिंक जैसे मैंने बोला, निफ्टी डॉलेक्स में भी मोमेंटम आना दिखना चाहिए। निफ्टी इक्वल वेट इंडाइसेस जो हैं 100, 500, 50, एनएसई उनको पब्लिश करना शुरू कर दिया है। डेटा, अच्छा डेटा निफ्टी 500 में ही है, 50 में भी उससे डेटा कम है, बट 50 और 100 में डेटा अच्छा है। निफ्टी 50 इक्वल वेट और 100 में अच्छा डेटा है, 500 में उतना बैकडेटेड डेटा नहीं है। आई थिंक शायद 2023-24 से ही डेटा उसमें है। तो आई थिंक दो इंडाइसेस जो इक्वल वेट आप देख सकते हैं, वो निफ्टी 50 जहां मुझे लगता है डेटा है 7-8 साल का, और निफ्टी 100 में भी मुझे दिखता है 10-12 साल का डेटा है चार्ट्स पे। तो आई थिंक ये दोनों इंडाइसेस आप देखेंगे तो दोनों ने नया हाई नहीं मारा है। अब लगता है कि अगर दोनों साथ में चले तो अच्छी बात है। अगर इक्वल वेट इंडेक्स चलता है मतलब सारे के सारे 50 कंपोनेंट कुछ तो ऐसा अच्छा कर रहे हैं कि सारे के सारे एटलीस्ट 50-60% उसमें से चल रहे हैं और नया हाई लग रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजों को एक दूसरे के साथ तालमेल में आना पड़ेगा, जो अभी तालमेल नहीं है। लास्ट कुछ हफ्तों से ये तालमेल मिसिंग है। निफ्टी बैंक निफ्टी का तालमेल मिसिंग है, निफ्टी डॉलेक्स का तालमेल मिसिंग है, डाउ एसएनपी के तालमेल बीच में कदम चाल नहीं है, जिसको बोलते हैं ना कदम चाल नहीं है। निफ्टी डाउ के भी कुछ कदम चाल साथ में नहीं रहे, वहां पे भी डाइवर्जेंस रहे। नैस्डैक ने भी इनिशियली हाईज नहीं रखे, फिर अब वो कहीं साथ छोड़ रहा है। तो हर जगह थोड़ा सा इन टैंडम मूव्स नहीं दिख रहे हैं ग्लोबली भी। तो इसलिए थोड़ा अलर्ट रहना और सचेत रहने की, यहाँ पे मेरे ख्याल से थोड़ा अलर्ट रहने की बहुत जरूरत है। और जैसे मैंने बोला, जनवरी के साइकिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें बिल्कुल आप उनको मिस नहीं कर सकते हैं, इसलिए अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये तो बात हुई इक्वल वेट इंडेक्स की, जो हमने निफ्टी और निफ्टी 100 का देखा। लेकिन निफ्टी 500 का हम देख रहे हैं नॉर्मल चार्ट। जी, नॉर्मल चार्ट तो पहले से भी बहुत बढ़िया नहीं लग रहा था, अभी भी वैसा ही है क्या? अभी भी वैसे ही है। देखिए इसमें क्लियर कट आप देखिए कि आपको दिखेगा कि यहाँ पे हमने कहा था कि वो बॉक्स का ब्रेकआउट, जो निफ्टी ने अपना ब्रेकआउट किया और थोड़ा चला भी, वो यहाँ पे तो बिल्कुल चाल हुई नहीं, मतलब चला ही नहीं है। और उसी जिस बॉक्स का ब्रेकआउट हुआ था, जिस रेंज का ब्रेकआउट हुआ था, हमको लगा था कि चलो ये रेंज का ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ पे आपको 1500 पॉइंट की, 1200-1500 पॉइंट की तेजी यहाँ पे आपको दिख सकती है। तो वो 1500 पॉइंट की जो तेजी आनी चाहिए थी तकरीबन 23,700 से 1200-1500 पॉइंट की तेजी, वो तो नहीं आई। आप 24,000 के ऊपर भी नहीं जा पाए, तो मतलब ब्रेकआउट करके आप 300 पॉइंट भी नहीं चले हैं। कहने का मकसद है रेंज का ब्रेकआउट करके आप 300 पॉइंट भी नहीं चले हैं निफ्टी 500 पे। ये कोई बहुत, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत खुशी की बात है। मतलब टेक्निकली कोई बहुत पॉजिटिव इसको मैं रीड करूं, ऐसा इसमें कोई समीकरण मुझे दिख नहीं रहा है। और मैंने जैसे बोला, प्राइस के साथ अब धीमे धीमे मोमेंटम छूटता जा रहा है। मोमेंटम की स्ट्रेंथ नहीं रहेगी तो नए ब्रेकआउट्स अगर हुए भी तो सस्टेन नहीं करेंगे। पहली बात तो होने की संभावनाएं भी डे बाय डे कम होती जा रही हैं, क्योंकि आप एक ब्रेकआउट करते हैं और 8 हफ्ते तक आप बिल्कुल कहीं नेट मूवमेंट आपका ऑलमोस्ट जीरो ही रहता है। 23,700 के आप आसपास आपने ब्रेकआउट किया, आज भी आप 23,700 पे हैं। निफ्टी 500 के केस में एक चीज हुई गए हफ्ते में कि वो जो पर्पल लाइन का जो ब्रेकआउट था, उस पर्पल लाइन को उसने रिटेस्ट दोबारा से किया है और उसको होल्ड किया है। तो ये मैं एक सिल्वर लाइनिंग बोल सकता हूं। तो मैं कह रहा हूं एक सिल्वर लाइनिंग इसको बोल के कि चलो मैं एक हफ्ता 10 दिन और देता हूं। वैसे भी मैंने कहा दिसंबर में मैं कोई बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज हम बनाते नहीं है, तो वैसे भी 2 हफ्ते और देने हैं, हम दे देंगे और जनवरी में डेफिनेटली क्लैरिटी आ जाएगी। एज लॉन्ग एज आप पर्पल लाइन के ऊपर हैं यहाँ पे निफ्टी 500 में, जो तकरीबन 23,200 के आसपास से आपने ये जो बाउंस मारा है, तो मैं एक लास्ट 15 दिन देता हूं कि भाई जाके आप अपने लॉजिकल टारगेट्स कर लीजिए। तो तकरीबन आप वापस वही 24,600 24,700 वाले अगर आपको टारगेट्स करने हैं, 23,700 के ब्रेकआउट से 1,000-1,200 पॉइंट आपको चलना है, तो आप 24,700, 24,900 या 25,000 राउंड फिगर भी आपको करना है तो आप कर लीजिए। वो कर लेंगे तो फिर एक यहाँ पे भी नया हाई लगने की संभावना हो जाएगी कि एक नया हाई यहाँ पे लगा है। उस बेस पे देखेंगे फिर कि बाजार ने दोबारा मोमेंटम पकड़ा कि नहीं। बट जब जब तक वो नहीं हो रहा है, हम उम्मीद करके बैठे थे 6-7 हफ्ते से कि होगा, लेकिन नहीं हो रहा है, तो ना होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं कि अब ये मूव यहां से फेल हो सकता है। ये संभावनाएं डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं। तो मुझे अलर्ट रहना है
और जैसे मैंने बोला हम्म, 10-15 दिन जाने देता हूँ बाजार, क्योंकि अब यहाँ से अब फेस्टिवल वीक चालू हो रहा है, हॉलिडे सीजन चालू हो जाएगा, बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं रहेंगे, वॉलेटिलिटी दोनों तरफ रह सकती है, बट बहुत ज्यादा अपसाइड्स मुझे लग नहीं रहा कि ब्रेकआउट होंगे और होके भी सस्टेन होंगे, ऐसा मेरे दिमाग में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क अभी भी बना हुआ है। ओके, तो कुल मिला के ये है कि जो न्यू हाई बना भी था निफ्टी का, उसमें बहुत दम नहीं है, लेकिन दम तो गुरु इधर दिख रहा है, सोने में जी जी। दम दिख रहा है इसमें, गिर नहीं रहा आखिरी बल्कि ऊपर की तरफ बढ़ा हुआ है। आखिरी तीनों चार्ट दमदार है, इसमें कोई शक नहीं है, तीनों अपने लॉन्ग हाँ, टर्म ट्रेंड हैं, तीनों दमदार चार्ट्स हैं, बिल्कुल। क्या लग रहा है गोल्ड में? देखिए गोल्ड में थॉट यही है कि जब भी गोल्ड, मैंने दोनों इंस्टेंसेस दिए हैं, जब गोल्ड तकरीबन 35% चल जाता है एक शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट टाइम मीन्स आपका एक 15-20 महीनों में, मंथली कैंडल्स हैं, सॉरी वीकली कैंडल्स हैं, तो आप जब एक 20-25 हफ्तों में आप इस तरह के मूव्स कर लेते हैं, 35% के आप 20-25 हफ्तों में मूव कर लेते हैं, तो उसके बाद कम से कम 15 से 20 हफ्ते बाजार कहीं जाता नहीं है, और नया हाई हम्म, बनाने के लिए उतना टाइम जाता है, 15-20 हफ्ते, 20 हफ्ते। अगर आप पहला वाला इंस्टेंस देखें जो हमने 2025 के मिड में रहा है, वहां आपने एक 20 एक हफ्ते लगा दिए थे नया हाई बनाने में। उसके पहले अगर आप 24 के एंड में देखेंगे तो वहां आपने 14-15 हफ्ते लगा दिए थे ब्रेकआउट में। तो अभी हाई लगा के अभी मेरे ख्याल से ये 8वां हफ्ता है, तो मुझे लगता है हम्म, कि 7-8 हफ्ते और नया हाई शायद गोल्ड में ना लगे। अ, वैसे तो अभी गए हफ्ते में थोड़ा मोमेंटम पकड़ा है और अप ट्रेंड में है, तो आप ये मान के चलेंगे कि इवेंचुअली ब्रेकआउट होगा। मैं यहाँ पे यही कह रहा हूँ कि इवेंचुअली ब्रेकआउट होगा, उसकी पॉसिबिलिटीज अभी भी बनी हुई हैं, बट मुझे लगता है कि एक 5-6 हफ्ते और हैं गोल्ड को नया हाई बनाने में, उसमें आपको एक छोटा करेक्शन वापस टुवर्ड्स टुवर्ड्स 4000 4100 दोबारा मिल जाए, तो शायद मुझे लगता है कि वो चांस यहाँ गोल्ड के केस में तो बना हुआ है, क्योंकि देखिए हाई नहीं बनाया है, और जो मैंने अभी आपको विरोधाभास बताया था वो गोल्ड सिल्वर में भी चल रहा है। सिल्वर हम्म, कंटिन्यूअसली नए हाई मारते जा रहा है लास्ट 3-4 हफ्तों से, बट गोल्ड लास्ट 3-4 हफ्तों में नए हाईज नहीं मार पाया है, तो ये दोनों भी आपस में साथ में तालमेल में नहीं चल रहे। तो हम्म, थॉट यही है कि यहाँ पे दोनों के केस में एक छोटा करेक्शन पेंडिंग हो सकता है, आ सकता है, तो उसके लिए अलर्ट रहें। बट यस, गोल्ड के केस में लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो ऊपर बना हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी बहुत ज्यादा 4,000 के बहुत ज्यादा नीचे जाएगा ऐसा फिलहाल तो नहीं लग रहा है। अगले हफ्तों में कुछ संकेत मिलेंगे तो देखेंगे, बट अभी नहीं लग रहा है। आई थिंक सबसे बड़ा संकेत फिर वो डॉलर से ही आएगा कि डॉलर कुछ हफ्तों में, अगले हफ्तों में क्या कर पा रहा है, क्या डॉलर इंडेक्स एक बड़ा बेस बना पाता है 96 97 के आसपास। तो आई थिंक फिर केस यहाँ पे इसको 86, सॉरी 86 के आसपास बड़ा बेस। नहीं, डॉलर इंडेक्स 97 98 चल रहा है, तो हम्म, 95 96 के आसपास पिछला भी बेस बना था, और अभी भी लग रहा है कि वो 96 का दायरा 95 से हम्म, 97 आप ये पकड़ के चलिए, डॉलर इंडेक्स के लिए हम्म, बहुत क्रूशियल रेंज है। हम्म, लास्ट 6 महीनों से नहीं तोड़ी है उस रेंज को डिसाइसिवली। आई बिल्कुल। थिंक 95 के नीचे लास्ट 6 महीनों में नहीं गया, क्लोजेस सारे मेरे ख्याल से उसके ऊपर ही रहेंगे। तो हम्म, 6-7 महीनों से डॉलर भी कंसोलिडेट हो रहा है, और वही मौका मिल गया है गोल्ड सिल्वर को अपनी चाल दिखाने के लिए, और दोनों भागे हैं। हम्म, तो आई थिंक अब डॉलर या तो ब्रेकडाउन करे 94 95 का, तो गोल्ड सिल्वर की नए ट्रेंड्स इमर्ज होंगे, मुझे लगता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स बड़े इमर्ज हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट हम्म, डॉलर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो अगले 2-3 महीनों में, अगले अगले दो यहां से लेके आई थिंक जनवरी के एंड तक में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखना अगले 6 हफ्तों में कि डॉलर क्या बेस बना के अपना नेक्स्ट मूव ऊपर का कर रहा है या उस बेस को तोड़ रहा है। अगर किसी कारण से डॉलर ने वो लेवल्स तोड़े, तो आई थिंक बहुत लंबी अवधि के ब्रेकडाउन आपको मिलने को देखने को मिलेंगे। कुछ 15-20 सालों की सपोर्ट एरियाज हैं उन एरियाज में, 95 के आसपास लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स वहां पे आ रहे हैं। तो अगर अगर कहीं गलती से भी वो 94 95 का दायरा टूटा, तो मैं भी डरूंगा, इन द सेंस कि फिर देखना पड़ेगा कि डॉलर का क्या हो रहा है। बट फिलहाल मैं उस हम्म, कैंप में हूं कि मुझे लगता है डॉलर एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा है अपना लास्ट 5-6 महीनों से, और एक बड़ा ब्रेकआउट डॉलर में हो सकता है, जो कि इमर्जिंग मार्केट करेंसीज ऑलरेडी दिखाना शुरू कर चुकी हैं। देखिए, डॉलर अपना बेस बना रहा है तो ऑलरेडी इमर्जिंग मार्केट करेंसीज में वीकनेस है। डॉलर यहां से 10-12% स्ट्रांग हुआ, मतलब अगर डॉलर इंडेक्स ये 96 97 वाला अगर 108 110 गया, तो आई थिंक, आई डोंट नो कितने लोग उसके लिए तैयार बैठे हैं। मैंने आज से 2-4 महीने पहले भी वही ट्वीट किया था कि डॉलर अपना बेस बना रहा है, एंड हाउ मेनी पीपल आर रेडी फॉर 15-20% एप्रिसिएशन इन डॉलर। तो इमर्जिंग मार्केट करेंसीज में तो वो फ्लेवर दिखने लगा है। रुपी में तब से हम हम्म, बोल रहे हैं, तब से वो फ्लेवर दिख रहा है 83 84 से, बट ये किन्हीं कारणों से डॉलर इंडेक्स में खुद का रिवर्सल नहीं आया हुआ है। सो आई थिंक वो भी अगले 6 हफ्तों में, हम्म, 1 से 1.5 महीने में हो जाएगा, और उसी समय एक क्लैरिटी भी आ जाएगी कि गोल्ड सिल्वर अब आगे क्या करने वाले हैं, एक अच्छा करेक्शन देने वाले हैं या यहीं से नए ब्रेकआउट करने वाले हैं। तो वो सवाल का जवाब मेरे पास अभी नहीं है, बट मुझे लगता है कि अगले कुछ हफ्तों में वो जवाब आई थिंक मोर क्लियर हो जाएंगे डॉलर को लेके।
तो गोल्ड में 8 हफ्ते से एक बेस बन रहा है, 4-5 हफ्ते और रुकेंगे और डॉलर इंडेक्स पर नजर रखेंगे, लेकिन नजर इससे नहीं हट रही है भाई। जी ये $50 जो तोड़ा उसने, उसके बाद नीचे आया तो कुछ लोग जश्न मनाने लगे कि अब तो ये 30% जाएगा। आपने देखा ही होगा, चैनलों पे चल रहा था सब। उसके बाद जी 30% चल चुका है भाई ये। 30% का राइज वहां से। देखिए, पहली बार हमने भी वो 54 के आसपास जब पहला हाई लगा था तो हमने बोला था कि और ये हर हर कुछ अल्टरनेट 6-8 महीनों में, साल भर में एक एकाध करेक्शन 25 से 30% का सिल्वर दे लेता है। और जो हम्म। भी देता है बड़ा फास्ट देता है। तो देखिए 54 से 45 वाला बड़ा मूव फास्ट आया। पूरा पूरा यस। 25% नहीं हुआ, आई थिंक 18 19 19 1% के करीब ऊपर से गिरावट थी। 54 से 45 वाला वो जो मूव था बड़ा फास्ट निपट गया। आई थिंक कुछ चंद दिनों में ही उस मूव को हमने निपटा लिया और काफी जल्दी वो मूव क्लियर हो गया था सिल्वर का। तो उसके बाद फिर ये चल गया। तो यस, वो डर देखिए बना रहेगा क्योंकि गोल्ड के साथ नहीं चल रहा है। और गोल्ड डॉलर के जो रेशियोज हैं वो भी कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज के आसपास आ रहे हैं। तो जैसे मैं बोलता हूं कि ये दोनों भाइयों को भी साथ में एक दूसरे को कदम चाल में चलना चाहिए, कदम ताल में और टेंडम में चलना चाहिए, वो नहीं चल रहे हैं। तो अब बात वही है, क्या गोल्ड का एक करेक्शन सिल्वर को नीचे खींच के लेके जाएगा क्योंकि गोल्ड ने नए हाई नहीं रखे हैं? या जिस तरह की चाल सिल्वर की रही है ये अपने साथ गोल्ड को ऊपर खींच के लेके जाएगा और गोल्ड नए हाई बना के गोल्ड में भी मोमेंटम आ जाए? तो जैसे मैंने बोला, आई थिंक वो सवालों के जवाब अगले कुछ हफ्तों में छुपे हुए हैं। अगले 3-4-6 हफ्तों में वो जवाब छुपे हुए हैं और वो जवाब डॉलर के पास ही है। बड़ा जवाब मेरे को डॉलर के पास ही दिखता है। इनमें अपने आप में अकेले में चलने का ताकत, आई थिंक जिस तरह के रीडिंग्स आ गए मोमेंटम के, वेरी वेरी ओवरबॉट। सिल्वर गोल्ड दोनों काफी ओवरबॉट चल रहे हैं मोमेंटम रीडिंग्स पे। तो अपने दम पे तो अब यहाँ से नया ब्रेकआउट कर पाना मुश्किल लग रहा है। डॉलर को फिर 95 94 तोड़ना पड़ेगा। अगर डॉलर 94 तोड़ता है तो फिर इनमें और जान रहेगी। अन्यथा मुझे लगता है कि दोनों करेक्टिव मोड में जा सकते हैं। बट मैंने जैसे बोला कि ये आंसर्स हम अगले एक आध हफ्ते में देखेंगे। कल भी सिल्वर में डेज हाई से काफी शार्प एक 5-6% की सेलिंग आई थी। इनफैक्ट एक टाइम में लोअर सर्किट भी लग गया था। और दर्शकों को बताएं कि मतलब कमोडिटीज में लोअर सर्किट 4% पे ही लग जाता है क्योंकि कमोडिटीज में अमूमन वॉलेटिलिटी कम रहती है, तो वहां 10 और 20% के सर्किट नहीं चलते हैं, 4% के चलते हैं। तो 4% का एक लोअर सर्किट भी एमसीएक्स में तो मैंने देखा था लग गया था सिल्वर में एक समय के लिए। बाद में शायद खुल गया और उसके ऊपर भी थोड़ा गया। बट तो अलर्ट रहें थोड़ा। नी जर्क रिएक्शंस ऊपर में आ रहे हैं, मार्जिन भी बढ़ रहे हैं, एक्सचेंजेस भी आई थिंक मार्जिन बढ़ा रहे हैं, वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, मार्जिन सब जगह बढ़ रहे हैं। तो ये एक बढ़ते हुए मार्जिन सिनेरियो में बहुत बड़ा नया बुल मार्केट क्रिएट करना सिल्वर के लिए मुश्किल होगा। गोल्ड के लिए भी मुश्किल होगा। अगर मार्जिन बढ़ते मुझे जाते हैं एक चीज तो बताइए ऑटोमेटिकली संजीव, लेवरेज कम हो जाता है सिस्टम में। जी 50 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल इसने क्रॉस किया, फिर इसने एक 60 का साइकोलॉजिकल लेवल क्रॉस किया, मतलब $64 तक के हाई मारे इसने। जी 60 जी की क्या इंपॉर्टेंस है सिल्वर के केस में? देखिए, इंपॉर्टेंस तो बड़ी 50 की थी। 50 साल से तकरीबन 45-50 साल से 50 नहीं निकाल पाया था। हंट ब्रदर्स का हाई भी 50 के आसपास था। 2010-11 वाले हाई भी 50 के आसपास थे। उनको निकाला है। तो देखिए, लॉन्ग टर्म रीरेटिंग तो हो ही गई है। अब ये तो क्लियर है कि लॉन्ग टर्म रीरेटिंग हो गई है। 50-54 ये जो 50 का पहले ब्रेकआउट और 54 का डबल टॉप, ये हम्म। एरियाज तो बहुत बड़ा फॉर्मिडेबल अब फ्लोर का काम करेंगे और उनके बहुत ज्यादा नीचे किन्हीं कारणों से मुझे तो अभी नहीं लगता जाता हुआ। तो बात वही हो गई कि आपने एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट किया है, 50 साल का ब्रेकआउट किया है। अब आप उसको 5 महीने में खत्म करना चाहें, ऐसा इलॉजिकल सोच हमारा नहीं है। 50 साल का ब्रेकआउट हुआ है तो 5-10 साल की भी तेजी बन सकती है यहाँ से। जब आप इतने बड़े इनर्शिया से निकले हैं, 50 साल का बेस बना के अगर आप निकले हैं, उस तेजी को 5 महीने में कोई कॉल करे कि खत्म हो रही है, ऐसी बेवकूफी हम तो नहीं करेंगे। बट करेक्शन एक 25-30% का जो आ जाता है, वो पिछले लेग में नहीं आया, 19% से फेल हो गया, इसका ये मतलब नहीं है। शायद वो करेक्शन वैसे ही करेक्शन था जो हो गया। तो जो करेक्शन एक चाहिए था पीछे 45 वाला, एक 54 से 45 वाला शायद हो गया है। मुझे अभी उसका फाइनल आंसर नहीं मालूम है। बट ये जो हमने कल टॉप रखा है ना, ये भी मुझे काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है 65 के आसपास। वहां से एक अच्छा कैंडल नीचे का बना है और मार्जिन बढ़े हैं जैसे मैंने बोला, तो लेवरेज ऑटोमेटिकली लोगों को लेवरेज कम करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, साल खत्म हो रहा है, बहुत सारे हेज फंड्स, बहुत सारे कमोडिटी के फंड होंगे जिन्होंने सिल्वर में कमाई की होगी। उनको अगर फंड मैनेजर को अपना अगर बोनस चाहिए तो बुक्स में पैसा बुक करके दिखाना पड़ता है। नोशनल वैल्यू पे आपको कभी भी बोनस और इंसेंटिव नहीं मिलते हैं कि साहब मेरा तो सौदा खड़ा है, उस सौदे में ये मार्क टू मार्केट बन रहा है। मार्क टू मार्केट पे आपको बोनस नहीं मिलेगा, आपको उसको बुकआउट करके हटना पड़ेगा। आपकी एग्जैक्ट एक फिगर आएगी बैलेंस शीट में, उसके ऊपर आपको पैसे मिलेंगे। तो आई थिंक मुझे तो ये जी। लग रहा है कि वो जिन चीजों में इतना पैसा बना है,
आप मान के चलिए कि 9-12 महीने में आप डबल से भी 2.5 गुना हो गया है। 27 का लेवल था आई थिंक मार्च 25 में 27 का लेवल था, 9 महीने में आप 65 आ गए, मतलब तकरीबन तकरीबन 2.5 गुना आपने रिटर्न बना लिए हैं। अब अगर आप ये भी प्रॉफिट नहीं बुक करेंगे एज अ हेज फंड, एज अ फंड मैनेजर, तो आई डोंट थिंक कि आप क्या, या अनलेस अनटिल आपका बहुत लॉन्ग टर्म का विजन है कि आप कह रहे हैं कि हाँ मैं तो अभी 10 साल खड़े रहने वाला हूं, तो एक अलग बात हो जाती है, फिर आप मार्क टू मार्केट को नहीं देखेंगे और आप खड़े रहेंगे। बट अगर आपको लगता है कि आप एक हेज फंड है जो आप साल का साल आप कैपिटल पे रिटर्न्स दिखाते हैं, कैगर दिखाते हैं, तो दिसंबर एंड में आप डेफिनेटली ये बुक करके अपना इस साल का रिटर्न दिखाना चाहेंगे, अपने लिए तालियां जी। बजवाना चाहेंगे, पैसा कमा के लोगों को देना चाहेंगे, खुद के लिए भी लेना चाहेंगे, वो एक राइट अप्रोच रहेगी। तो मुझे लगता है नेक्स्ट 15-20 दिन में यहाँ प्रॉफिट टेकिंग रहेगी। मार्जिन दोनों में बढ़ रहे हैं, गोल्ड सिल्वर में वॉलेटिलिटी बढ़ने की वजह से, प्राइस बढ़ने की वजह से भी मार्जिन बढ़ रहे हैं, वॉलेटिलिटी बढ़ने की वजह से भी मार्जिन बढ़ रहे हैं। तो आई थिंक 20% मार्जिन हो गए अच्छा, हैं गोल्ड। ये बताओ सरवेन जी, क्या अपने जी यहाँ के म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को भी बोनस मिलता है? सर, बिल्कुल मिलता होगा। आई थिंक मार्च टू मार्च बिल्कुल मिलता होगा। आई थिंक इंसेंटिव्स बोनस तो इस इंडस्ट्री का नॉर्म है। तो आई थिंक, बट हमारा मार्च वाला साइकिल है, तो हम मार्च में बुक करके मार्च में दिखा के परफॉर्मेंस दिखा के लेते हैं। और म्यूचुअल फंड के केस में तो क्या है, आपको आपको तो पैसा आते जा रहा है, तो आपको तो एनएवी के बेसिस पे, वहां एनएवी वाला बेसिस है। हेज फंड को तो प्रॉफिट लॉस दिखाना है, मार्क टू मार्केट दिखाना है, वहां एनएवी बेसिस तो नहीं है। यहाँ पे आपका म्यूचुअल फंड में आपका एनएवी बेसिस है, तो आप अपने एनएवी पे जस्टिफाई करते हैं अपने साल को। तो आई थिंक मार्च टू हम्म। मार्च डेफिनेटली यहाँ पे भी सैलरी प्लस इंसेंटिव्स बिल्कुल मिलते होंगे, इंडस्ट्री का मिलेगा नॉर्म है। मोटा बोनस, इस बार मिलेगा मोटा पैसा? नहीं, इंडेक्स एनएवी बेसिस पे तो कहाँ परफॉर्मेंस है उतनी। मुझे नहीं लगता कि आप बेंचमार्क को उतना बड़े मार्जिन से बीट कर रहे हो। सो आई डोंट नो इस बार कैसे बोनसेस मिलेंगे, बट इंडेक्स वाइज मुझे लगता है कि बहुत सारे फंड्स में कोई बहुत तोड़फोड़ परफॉर्मेंस तो नहीं दिख रही मुझे कि आपने कोई बहुत अल्फा जनरेट किया हो। तो इन लाइन विद द मार्केट चल रहे हैं, प्लस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न से तो आप कम ही रिटर्न कमा के दे रहे हैं अभी। मेजोरिटी ऑफ द फंड्स अगर आप देखें लास्ट 2-2.5 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे, तो आई थिंक आइडर आपका रिस्क 6-7% एफडी रेट निकले होंगे, या बहुत सारे हम्म। केसेस में तो वो भी नहीं निकले। तो आपने रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न से भी तो ज्यादा पैसा कमा के नहीं दिया इन 2 सालों में, ऐसा मेरा मानना है। तो बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि इस सालों में इंडस्ट्री में, इस फाइनेंशियल ईयर में बहुत ज्यादा कुछ मिलने वाला है, अनलेस अनटिल कोई बहुत बड़ा ब्रेकआउट यहाँ से निकल जाए तो। ओके, ये आखिरी चार्ट है डॉलर और रुपए का। यहाँ पे क्या खा रहा, या तो भाई 90 के ऊपर इसने, ऐसा लगता मुझे कि बेस बना लिया इसने, हालांकि 2-4 दिन हुए हैं। देखिए, जैसे हमने सिल्वर के लिए जब 50 निकला तो हमने बोला, और हमेशा हम ये बोलते ही हैं कि प्राइसेस हैव दैट मैजिकल हैबिट ऑफ गोइंग टू राउंड नंबर्स। वो राउंड नंबर के अंदर कुछ कशिश होती है, कुछ मैग्नेट होता है जो प्राइसेस को खींचता है। तो जब 50 से निकला था तो हमने कहा 60, और सिल्वर के केस में भी अगर 60 निकल गया है तो अब नेक्स्ट राउंड फिगर 70 पे है। तो वो तो चुंबक के काम ऊपर धीमे धीमे होते रहेंगे। बट क्या होता है, एक एक्सटेंडेड रैली में जब आपके ऑसिलेटर्स, आपके मोमेंटम रीडिंग्स ओवरबॉट हो जाते हैं, तो वो एनर्जी भी कम होती रहती है। तो जिस जोर से, जैसे 50 ने 40 से खींचा वो एनर्जी ज्यादा थी, फिर जैसे 60 ने खींचा उसको 50 से वो एनर्जी थी। अब 70 तक जाते जाते एनर्जी थोड़ी कम होगी, 80 में और कम होगी, एंड सो ऑन। बट दैट डज नॉट मीन कि वो राउंड फिगर्स को खींचना नहीं चाहेगा। तो राउंड फिगर्स के अंदर बहुत एक कशिश होती है, वो खींचते हैं। तो आप जब रुपी को देखते हैं तो 60 के स्तरों में बहुत दिन रहा, 50-60 वाली रेंज में बहुत दिन रहा, फिर वो 60 को जब निकाला उसके बाद 70 की तरफ गया, 70 से अटकता था। रघुराम राजन जी आए थे आई थिंक 70 के 68 के पहले वो टॉप बना, फिर हम वापस 50 गए, फिर हमने फिर वो हाईस कहीं 70 वाले निकाले, फिर हमने 70 से 80 के बीच में कंसोलिडेट किया, काफी दिन उन रेंजेस में रहे, फिर 80 को जब ब्रेकआउट किया तो 80 के ऊपर काफी दिन रहे, 87 88 से अटकते थे, 90 के ऊपर जा नहीं पाते थे, हमेशा 87 88 पे अटकते थे। अब जब आपने 87 88 और फिर 89 निकाल लिया है और अब आप 90 के ऊपर भी हैं, तो नो डाउट अब तो 100 में तो बहुत ही कशिश है। वो तो मैजिकल मार्क है कि बहुत बड़ा राउंड नंबर है, 3 डिजिट्स है, उसके तो कहने ही क्या है, उसके तो जलवे ही अलग हैं, और अपनी तरफ खींचना चाहेगा। बट लड़ाई लड़ी जाएगी वो 98 99 पे, 100 ना आए 100 ना आए, उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। बट जरूर 100 अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि अब इसके इसके सैकड़े चेंज हो चुके हैं। 80 वाले सैकड़े में बहुत, एक आध 1.5 साल रहा 80 के सैकड़े में, 83 84 85 ये रेंज तो बहुत साल भर रही है। उसको निकाला है जब 90 का सैकड़ा पार किया है, तो आई थिंक ये भी मीनिंगफुल ब्रेकआउट है। और यस, 100 की तरफ जरूर चुंबक की जैसा खींचेगा। उसमें कितना टाइम लगता है वो देखते हैं, बट 100 ट्रिपल नंबर वाला सैकड़ा रहेगा, उसको चैलेंज करेगा, लड़ाई लड़ी जाएगी 98 97 98 99 पे, जैसे यहाँ लड़ी गई थी 87 88 89 पे कि वो 90 ना आए। तो जरूर 100 के आसपास लड़ाई लड़ी जाएगी। 100 आएगा इवेंचुअली कि नहीं आएगा इस साल में या अगले साल में, वो देखेंगे। बट 90 के ऊपर अब 100 का मार्क तो खुल गया है। 100 का रास्ता साफ हो गया है, और 90 के ऊपर की साफ क्लोजिंग। तो
साफ वर्ड तो जरा ज्यादा हो जाएगा। हमने टारगेट्स को थोड़ा अपग्रेड किया था लास्ट कॉल में, यही अपने लास्ट पॉडकास्ट में, कि हमें लगता है कि चलो हमने जो पहले 91 89 91 सोचा था उसको हम अब 94 95 भी सोच लेते हैं। तो ऐसा लगता है कि इस मतलब ब्रेकआउट को 94 95 95 का रास्ता साफ हो गया है। जी ठीक, 95 का रास्ता साफ हो गया। 95 का रास्ता साफ हो गया जी। ये ब्रेकआउट क्योंकि अपने आप को जमा रहा है, 95 का रास्ता साफ हो गया। और 100 का देखिए डॉलर इंडेक्स ही आपको बड़ा जवाब देगा। अगर डॉलर इंडेक्स यहां से बेस आउट हो गया जो 5-6 महीने से हो रहा है और चला 108 110 की तरफ, तो रुपया 100 के पार होना ही है। फिर तो नो ब्रेनर है। अगर डॉलर इंडेक्स यहां से 12% गेन करने वाला है, 10-12% गेन करने वाला है, तो तब देन इन दैट केस इट इज नो ब्रेनर कि 100 क्रॉस हो जाएगा। तो मैंने बोला वो सवाल के जवाब मुझे लगता है कि अगले 4-5 हफ्तों में छुपे हुए हैं डॉलर इंडेक्स के लिए। और डॉलर इतना बड़ा एसेट क्लास है कि इस पूरे बाजार का सबका सबका जवाब लेके छुपा के बैठा है। वो जवाब हम डॉलर से मांगेंगे। और अगर डॉलर चल गया तो सारे एसेट क्लासेस में प्रेशर आ जाएगा, चाहे फिर कुछ भी हो, चाहे गोल्ड सिल्वर हो, चाहे डाउ हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे एसएनपी हो। आई थिंक सब जगह प्रेशर आ जाएंगे अगर डॉलर यहां से अप्रिशिएट होता है। डॉलर अप्रिशिएट हुआ तो सब जगह प्रेशर आएगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। और 40 बिलियन डॉलर हर महीने फेड वाले छाप के मार्केट में डालेंगे, ये भी खबर अच्छी आई है। तो यूएस में तो भाई पार्टी चल रही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अपने आप पार्टी होती फिर रुक जाती, होती अनमने मन से पार्टी चल रही है। और जो हमने इक्वल वेट के चार्ट देखे ये साफ दिखा रहे हैं कि पार्टी जो हो रही है उसमें दम नहीं है। तो कैसे बिहेव होगा अगले कुछ महीने, महीने नहीं कुछ हफ्ते आप कह सकते हैं कि बहुत क्रूशियल होंगे। कुछ हफ्तों बाद हम नए साल में पहुंच जाएंगे और वहाँ इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन गोल्ड सिल्वर ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, इस पे नज़र रखिए और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी उसी तरीके से बनाइए, क्योंकि डेटा झूठ नहीं बोलता है। आप झूठ बोल सकते हैं, आप अपने मन को बहला सकते हैं, आप धुरंधर फिल्म देख सकते हैं, लेकिन सच में धुरंधर कौन है ये मार्केट तय करेगा। सर तो सिल्वर लग रहा है, इक्विटी धुरंधर तो सिल्वर ही है यार, मतलब $64 जब अगर आपको पहुंचा याद ना। हो, पता नहीं आपके मुंह में सरस्वती सवार थी, आपने बोला था कि गोल्ड सिल्वर रेशियो में 2%, 1 करोड़ अगर गोल्ड हो रहा है तो 2 लाख सिल्वर जाएगा। तो यस, हमको भी उस समय 55-60 तक के टारगेट लग रहे थे, बट ये 65 होके एक्चुअली 2 लाख करके आया है। तो वो एक्चुअली 2% गोल्ड का, 1 करोड़ का गोल्ड अगर है तो 2% सिल्वर होना चाहिए। वो आपका रेशियो जो गणित है ना, वो एकदम बराबर सिद्ध हो गया है अभी। हाँ, भी अब 1,30,000 का गोल्ड, अभी थोड़ा और कैचअप करना है। हाँ, कैचअप करना है जी। तो वो 30,000 का भी तो चाहिए, जी का भी तो चाहिए, 30 लाख का रादर, 30 लाख जी का 2% और चाहिए अपने को भी। तो वो सब भी मिला जुला के चांदी का भाव होना चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है सरवेश जी कि बहुत सारे लोग मार्केट में कंफ्यूज है, और बहुत सारे मैंने फंड मैनेजर से अलग अलग जो बात की है, जी वो मतलब पिछले कुछ वर्षों में कह सकता हूँ, 1-2 सालों में मैंने इतना उनको कंफ्यूज्ड और इतना लो लॉन्ग फेसेस के साथ नहीं देखा था, क्योंकि अब उनके भी पेशेंस टूट रहे हैं कि उसका बॉस 1.5 कारण है साल हो गया पैसा बन नहीं रहा है। जी। नहीं, नहीं, उसका कारण है, उसका कारण लोगों को समझना पड़ेगा। हम जब वेव प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं, जब हम एलेट वेव काउंटिंग करते हैं और हम जब साइकिल्स को समझते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि हर साइकिल में वेव 1, वेव 3, वेव 5 बुल मार्केट्स होते हैं, वेव 2, वेव 4 करेक्शन होते हैं। और ऐसे सेटअप्स में एड अप होके जिक्सॉ पजल एक बड़ी जिक्सॉ पजल बनाती है। तो मतलब जैसे कि हमने इवन ये साइकिल्स भी डिस्कस की हुई हैं, और वो 2026 वही एक साल है। तो मार्केट में अगर आप खुद देखेंगे, मेरे कहने से नहीं, आप सेंसेक्स का चार्ट उठाइए, आपको दिखेगा हर 2 साल में कुछ इंपॉर्टेंट होता है। या तो एक इंपॉर्टेंट करेक्शन, या तो एक इंपॉर्टेंट लो या टॉप बनता है। हर 2-2 साल के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, वो 4 साल की ट्रेंड को बनाते हैं, फिर एक 4 साढ़े 4 साल का एक साइकिल पकड़ में आता है, और फिर वो 4 साल की जो साइकिल होती है वो 8 साल के साइकिल को बनाती है। 8 साल की साइकिल 16 साल को बनाती है, एंड 8-8 साल की साइकिलें जुड़ती हैं। और एक क्लासिकल आप पढ़ लीजिए कि बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ा है कि एक बिजनेस साइकिल 8 साल की होती है। तो अगर 8 साल की 30 बिजनेस साइकिल को जोड़ दे तो 24-25 साल होते हैं। तो 2001 के लो से अगर आप देखें, बाजार तो अपने 24वें साल पे खड़ा है। 3 बड़ी बिजनेस साइकिल्स कंप्लीट करके बाजार खड़ा है। तो आप अगर उसको पहली वाली साइकिल से कंपेयर करेंगे तो भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप उसको दूसरी सेकंड वाली साइकिल से, वेव 3 से कंपेयर करेंगे तो भी शायद उतना क्लैरिटी नहीं आए। आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि पूरा 5 वेव का बड़ा 24 साल का सेटअप तैयार होकर खड़ा है। तो डेफिनेटली कई सारे डेटा पॉइंट्स आपके वो कंपेरेबल नहीं रहेंगे जो 2008 से आप कंपेयर करना चाहो, नहीं मिलेंगे। या आप सोचो कि 2015, 16, 17, 18 में जो बड़ा ब्रेकआउट था, जहां बहुत
ब्रेक था और सारा कुछ 17, 18, 19, 20 में सारा कुछ चला और उसके बाद 21, 22 में भी सब कुछ चला, मिड कैप भी तोड़फोड़ चले हैं, तो वो सारी चीजें आपको दोबारा नहीं मिलेंगी, क्योंकि 24-25 साल का साइकिल लाइफ में एक ही बार देखने मिलेगा वर्किंग लाइफ में। अज्यूमिंग कि हमारी 35 साल की एक वर्किंग लाइफ है आदमी की, 60 साल में अगर रिटायर होना है तो आप 30-35 साल की एक साइकिल एक आपकी एक वर्किंग लाइफ रहेगी, उसमें आपको एक ही कोई बड़ा 25-30 साल का साइकिल कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। और ये तो पहली बार हो रहा है कि डाउ में एक 80 साल 90 साल का साइकिल कंप्लीट हो रहा हो, निफ्टी सेंसेक्स में भी एक 40-50 साल के ट्रेंड या 24-25 साल के ट्रेंड मैच्योर हो रहे हो। हमारा तो बाजार ही एकदम नया बच्चा है अभी कंपेयर टू यूएस मार्केट्स। तो अगर हम अपने आप को छोटा नवजात शिशु माने तो हमारा भी एक 24 साल का एक ट्रेंड खत्म हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें शायद कंपेरेबल नहीं होंगी, बहुत सारे इमोशनल पॉइंट्स, बहुत सारे हमारे इंडिकेटर्स भी अलग अलग बिहेव कर रहे हैं, टेक्निकली भी, फंडामेंटली नहीं बोल रहा हूं। तो हमको भी सब कुछ नया नया देखने मिल रहा है और हमें नहीं मालूम कि ये सब होने के बाद क्या होता है। ठीक है, आप सिल्वर की आरएसआई ले लीजिए वीकली की, हंट ब्रदर्स के बाद से मतलब 40 साल के बाद हाईएस्ट रीडिंग है। तो मैंने तो अपने 40 साल के कैरियर में पहली बार ये रीडिंग देखी है ना, तो मैं भी क्या बोलूं उसमें, जो चीज मैं भी पहली बार देख रहा हूं उसका अंत क्या होगा या उसका फाइनल हश्र क्या होगा मुझे नहीं मालूम ना, कि इसमें से यस और नो क्या निकलेगा। तो जो भी मैं भी पहली बार देख रहा हूँ वो भी मैं पहली बार ही देख रहा हूँ, और ये अब इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि हाँ ये रीडिंग बनी थी इस साल में, फिर हमारे बच्चे उसको देख सकते हैं। बट हम तो पहली बार देख रहे हैं और हम इसको देख के समझेंगे तो अपनी कमिंग जनरेशन को समझाएंगे कि भाई अगर ऐसा होता है तो ये होता है, उसके बाद ये हुआ था। तो वो जो होना है वो अभी घटित होगा पहली बार हमारे लिए भी। तो नेट ये क्या माना जाए कि मार्केट अभी क्या कर रहा है? एक लाइन में अगर हम इसको समराइज करें जी, तो ये कह सकते हैं कि मार्केट अभी जो है आपको एक मृग मारीचिका टाइप का लग रहा है। नहीं हम तो क्लियर है अपने वेव काउंट में कि 24 साल का एक बड़ा ट्रेंड मैच्योर हो रहा है। हम तो वी आर वेरी क्लियर उसमें। शायद उसी ट्रेंड में क्या 12-16 महीने का एक्सटेंशन कर सकते हैं, एक नया लास्ट जिसको वेव 5 बोलते हैं, वो आप क्या यहां से कर सकते हैं। बाकी कोई शक शुबा नहीं है कि 2001 के लो से जो खत्म हो रहा है वो एक 24-25 साल का एक बुल मार्केट है, जिसके टुकड़े रहे 8-8 साल के 3 बुल मार्केट का एक बड़ा टुकड़ा, इसको टुकड़ों में जोड़ के जिक्सॉ पजल को फिट करके एक बड़ा बुल मार्केट खत्म हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी एकदम खड़ी है। अब आप इसको माने नहीं माने, बट 8 साल के बड़े 3 बुल मार्केट खत्म हो रहे हैं, ये हकीकत है। और इसीलिए आपको इतना दिख रहा है कि 2-2.5 साल से पैसे नहीं बन रहे। गोल्ड सिल्वर चल के आपको ये जता रहा है कि भाई हमारे में पैसे बन रहे हैं, इक्विटी में नहीं बन रहे हैं। अगर आपने थोड़ा भी गोल्ड लिया होता, जिसका 30-40% का भी गोल्ड का एलोकेशन है, आई थिंक उसका बहुत अच्छा अल्फा जनरेट हो जाता था। और हम तो 3 साल से कवायद कर ही रहे हैं गोल्ड सिल्वर। ये बोले क्या कि 24 साल का बुल मार्केट अब खत्म हो रहा है? खत्म होने की कगार पे है। देखिए जब 24 साल की कोई चीज होती है ना तो 6-12 महीने एक्सटेंड हो जाए मुझे नहीं मालूम। मैं वही कह रहा हूं ना, इस तरह की रीडिंग्स हमने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी हैं, जैसे सिल्वर की मैं बात कर रहा हूं। तो इसके बाद क्या हुआ है ये इतिहास में कहीं वो दर्ज नहीं है उतना। हंट ब्रदर्स के बाद क्या सोचूं कि भाई ये रीडिंग पे हंट ब्रदर्स का हाई बना था, तो फिर तो सिल्वर में बहुत कुछ हो सकता है नीचे में। आप समझे मेरी बात। बट हंट ब्रदर्स की रीडिंग में भी अभी आई थिंक 3-4 पॉइंट बाकी हैं, उस 3 पॉइंट में भी ये तहलका मचा सकता है। हंट ब्रदर्स की आरएसआई की 89-90 की रीडिंग, वीकली आरएसआई की रीडिंग सिल्वर की खाली हंट ब्रदर्स के हाई के आसपास हुई थी और एक बार 10-11 के हाई पे हुई थी। उसके बाद से अभी हम 86 आई थिंक 85-86 की रीडिंग पे अभी 2-3 पॉइंट बाकी हैं। उस 2-3 पॉइंट में जो भी ये कर ले उसके ऊपर तो कभी गया नहीं है ना। देखिए रबर बैंड को आप अगर बहुत ज्यादा मोमेंटम इंडिकेटर क्या है, एक रबर बैंड है, आरएसआई एक रबर बैंड है, उसको आप बियॉन्ड अ पॉइंट खींच नहीं सकते, बाद में वो टूट जाएगा, या टूटता तो है नहीं क्योंकि 0 से 100 की रीडिंग होती है, बाद में खींच के उसको वापस आना है, मीन रिवर्जन। रबर बैंड को आप, आपके हाथ में कितनी ताकत है, आप एक बड़े रबर बैंड को खींच के कितनी देर रख सकते हैं, हाथ थक जाएंगे तो हाथ छोड़ना पड़ेगा। तो ऑसिलेटर वैसे ही चलते हैं, ऑसिलेटर रबर बैंड के जैसे चलते हैं, अंदर बाहर अंदर बाहर। तो अभी आपका रबर बैंड पूरा खींचा हुआ है, अब जगह नहीं है और जगह नहीं है। तो ये चीज क्लियर है, जो है ये आखिरी का है, जो भी ये लेग है ये आखिरी है, इसके बाद तो एक करेक्शन आना ही है जहां पे भी ये खत्म होगा। तो हंट ब्रदर्स की हाई की रीडिंग सरवेन और भाई, आप 2010-11 की भी रीडिंग तकरीबन 89, उसके अरे सुनो बियॉन्ड ना सिल्वर की आरएसआई 50 साल में कभी गई नहीं। सरवेन भाई, चमत्कारों का देश है ये, आप ये भूल रहे हो। अभी देखना आप नहीं नहीं, देखिए टेक्निकल एनालिसिस बोलता है पैटर्न्स विल रिपीट, पैटर्न रिपीट, आदमी वही गलतियां दोबारा करता है। तो हाँ, ये मैं तो वही हावर्ड कह रहा हूं। नॉक्स भी बोलते हैं। तो हम तो देखिए हम तो ब्लाइंड बिलीवर है टेक्निकल्स में, तो हम वो नहीं सोच रहे जो आप बोल रहे हैं। सुनो, अच्छा अभी हमने पैटर्न्स एक विल किताब रिपीट। का रिव्यू किया है, उस जी, किताब का नाम ही है सेम एज एवर। सेम एज एवर, सही है। आप लगातार, मार्गन हाउसल ने बताया कि आप वही गलतियां बार बार करते हैं, बार बार बिल्कुल करते हैं, बार बिल्कुल बार करते बिल्कुल, हैं। वही तो लेवरेज
वही सब कुछ दोबारा होगा जो हंट ब्रदर्स ने किया था। हंट ब्रदर्स एग्जैक्टली ने जो गलतियां की थी वो हम दोहराएंगे, क्योंकि हम उससे सीख नहीं रहे ना, वही गलती हम दोबारा कर रहे हैं। नहीं सीख है, हमारी मेमोरी कम होती है भाई, हम 100 साल का डेटा कैसे याद रखेंगे, हम भूल जाते हैं। तो वो नहीं नहीं, किताब में लिखा 100 साल है। का डेटा रखेंगे कैसे? हम तो उस समय पैदा ही नहीं हुए थे ना जब हंट ब्रदर्स कर रहे थे काम, तो हम तो बच्चे थे, अरे तो हम हमको तो किताब मालूम ही तो नहीं पढ़ चलेगा। सकते हैं, लेकिन हम क्यों याद रखें, हमारी मेमोरी शॉर्ट, हम 2020 के बाद से कुछ नहीं सोच रहे, हमारा जीवन कोविड के बाद से नया चल रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना सर, लोगों की आदत है वही डेली वीकली चार्ट देखने की, 6-12 महीने देख के 2 साल देख के खत्म करने की। हमको जहां से डेटा मिलता है हम देखते हैं। मुझे तो हर चार्ट का स्टार्टिंग डेटा चाहिए, तो हम तो सिल्वर का डेटा हम्म, देख ही रहे हैं 1970 से। जहां से भी डेटा वो कॉमिक्स का है ना, अराउंड 1969 1970 से जहां से भी डेटा है, वो हम कोशिश करते हैं कि वहां से हम देखें। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ 50 साल का बेस है, 50 साल हम्म, का ब्रेकआउट है, 5 साल हम्म, मिनिमम तेजी चलेगी जब तक वापस 50 के नीचे नहीं आता है। 50 पे स्टॉप लॉस, आपको एक स्टॉप लॉस भी लगाना पड़ेगा। तो आप ये मान के चलेंगे ब्रॉडली कि ये 50 साल का ब्रेकआउट है, स्पेशली सिल्वर के केस में बोल रहा हूं, तो अभी बहुत जान बाकी हो सकती है। बट उसके बीच में बहुत सारे ये मौके आते रहेंगे, अंदर बाहर वाले ऑसिलेटर्स को कूल ऑफ होना पड़ेगा, फिर नई तेजी का बेस बनेगा, फिर बेस बन के फिर चलेगा, उससे मुझे कोई नाराजगी नहीं है। हेल्दी करेक्शंस आते रहे तो बाजार हमेशा हेल्दी रहता है, सबको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। वन साइड चलेगा या वन साइड गिरेगा तो किसी के भी पैसे नहीं बन हाँ, पाते अच्छे, और मजा नहीं आता है। मजा उसी में है कि ओके। गिरते वक्त भी आप अच्छे पुलबैक्स दीजिए और चलते वक्त भी आप अच्छे करेक्शंस दीजिए हेल्दी, तो उससे मार्केट हेल्दी रहता है। अब ये मार्केट थोड़ा मुझे सिल्वर के केस में थोड़ा अनहेल्दी लगने लगा है, बट मैंने क्या हम्म, बोला, अभी भी 3 पॉइंट बाकी है, कुछ भी हो सकता है। चलिए देखते हैं कि अब ये कैसे बिहेव करता है, अगले हफ्ते हम लोग फिर बैठेंगे, और जी, कौन धुरंधर निकलता है इस पे भी बहुत डिस्कशन होगी। जी। पिक्चर नहीं देखी, देख लो, मैंने देखी नहीं, लेकिन मैं देखूंगा भी नहीं जब तक वो ओटीटी भी नहीं आई। मेरी शपथ है कि मैं पिक्चर हॉल नहीं जाऊंगा, मैं अच्छा ऐसा है ओटीटी क्या? पे। नहीं, नहीं हम अब देखी, अरे मैंने हमने कोविड के बाद से आज तक फिल्म हॉल में जाके नहीं देखी, मैं बहुत, तो अब घर नहीं, पे नहीं देखूंगा। बहुत शानदार मूवी बनाई है, बहुत बढ़िया मूवी बनाई है। अच्छा, तो काफ़ी चलो समय के देख। अरसे के बाद एक अच्छी हॉल में आपने मूवी देखी। मतलब रात के शो में भी आपको अगर एक झपकी ना आए, आपको नींद नहीं आए, लेट नाइट में हाँ, भी, तो आप समझ लो कि यू 4 घंटे की मूवी लगी नहीं कि 4 घंटे की, लगा 2 घंटे में खत्म हो गई। लंबी होने के बावजूद भी आपको ये मूवी लंबी नहीं लगेगी, इतना तो मैं आपको गारंटी दे अरे सकता हूँ। पार्ट टू भी उसका आना है, जी, और मेरे ख्याल में जो मतलब अपुष्ट सूचना है मेरी, मैं कंफर्म नहीं कर जी, रहा हूँ, पार्ट टू ही बन चुका है, वो एक साथ शूट हुआ था, वो शायद रिलीज भी होगी जल्दी ही। तो जी, मजा आएगा, लेकिन देखे, मैं फिल्म अलग नजरिए से देखता हूँ, पूरा संसार जिस नजरिए से देखता हूँ मैं नहीं देखता हूँ। तो मैं जब देखूंगा तब मैं अपना रिव्यू जरूर लिखूंगा धुरंधर पे, भले बहुत लेट होता है, उससे पब्लिक को कोई फायदा नहीं होता, लेकिन मैं अपनी राय जरूर लिखूंगा। क्योंकि जी, धुरंधर का देखिए, सयारा में जो प्रचार किया गया ना, वो मार्केटिंग गिमिक किया गया। फिर उसके बाद एक सीरीज यूट्यूब पे चल रही है फैमिली नाम से, जिसमें गिरजा ओक को नेशनल क्रश बता के चलाया गया, और अब धुरंधर में अक्षय खन्ना को लेके चल रहा है। तो ये जो गिमिक्स है ना, मैं जब तक देख लूंगा मैं बताऊंगा। सयारा क्या है, कौन सी बड़ी महान फिल्म है सयारा, आपने देखी है क्या? नहीं मैंने नहीं देखी, तो क्योंकि मुझे, जी, फिर एनीवे, खैर, मेहनत लोगों ने की होगी तो उसकी तारीफ है, लेकिन इतना ज्यादा हाइप जो क्रिएट हुआ है ना, ये मैं देखने के जी। बाद बताऊंगा, अभी मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, धुरंधर में नहीं, नहीं, जरूर मैं तो देखूंगा। खाली मैं मेरा तो एक बेसिक सिंपल सा रिव्यू है कि इट कीप्स यू ग्रिप्ड, मूवी कितनी है, मैं तो मूवी मूवी रिव्यू देने के लायक, मतलब उतना मैंने हम्म, काम नहीं किया लाइफ में, बट कि मैं वो मूवीज के ऊपर मेरा महारत नहीं है। बट एक चीज बोल सकता हूँ कि आप सो नहीं सकते उस मूवी में, ये गारंटी है। चलो लेट्स नहीं तो सी। एसी एसी मूवीज में मेरे को सोने की बहुत आदत है, हॉल में जाके सो जाओ, कोई टेंशन नहीं है। बट अगर पसंद नहीं है तो सो, क्योंकि पैसे दे के आए हैं तो पूरा देख के ही तो निकलेंगे। बट कम से कम अ, एसी का मजा लेके निकलेंगे। बट इस मूवी में आप सो नहीं सकते, कितना भी लेट नाइट शो देख लो, नींद नहीं आएगी। ओके, चलो फिर अगले हफ्ते हम लोग देखते हैं क्या नई तस्वीर बन रही है। फिलहाल इस हफ्ते के लिए बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, और दिसंबर महीना वैसे भी सर्दी भी होती है और मार्केट भी ठंडा ही रहता है, तो नेक्स्ट वीक कैसा बनेगा इस पर हम लोग चर्चा करें। सरोज जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बहुत और बहुत बहुत सारी धन्यवाद। चर्चा की, और आज काफी लंबा शो हम लोगों ने कर डाला, लगभग नहीं, 44 मिनट हो गया, लेकिन बातें दिलचस्प थी, लोगों को पसंद आई। दिलचस्प